नमस्कार साथियों, मैं आर के तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि कॉमन एरर से है। ठीक है, जो बच्चे कुछ बेसिक जिनको जानकारी है या नहीं भी है तो इन कॉमन एरर को कैसे स्पॉट किया जाता है उनको देखेंगे। ठीक है, आप लोग एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बेसिक जानकारी हो तभी आप स्पॉट कर पाएंगे। ग्रामर के कुछ रूल्स ऐसे हैं, आपको वहाँ पर बेसिक इंग्लिश की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम उनके स्ट्रक्चर को ही ध्यान दे करके हम क्या करते हैं, गलतियों को स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। आपके ये एसएससी के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहीं से उठा करके मैंने इसको रखा है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला सेंटेंस है, इन द वैली ऑफ कश्मीर वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्टेम मेट। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ बहती थी वहाँ पर दो धाराएं मिलती थी। ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। ठीक है, जहाँ पर दो धाराएं मिलती थी। अब चूंकि ये पास्ट में है तो यहाँ पर एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, मेट और फ्लोज। ये पास्ट में है, यानी ये सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में। ठीक है, कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, उसके भावार्थ को लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भावार्थ के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, चूँकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोड। ठीक है, फ्लोड, जहाँ पर नदियाँ बहती थी। ठीक, तो फ्लॉड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये अगली बात है, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट आल्सो काट फायर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, आइडेंटिफाई करें तो इसमें गलती क्या है? ये भी सेंस के ही बेस पर स्ट्रक्चर इसका दिया गया है। अगर हम इसको देखें, द एरोप्लेन नॉट ओनली बट आल्सो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि नट, ये जो कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या करता है? बैलेंस मांगता है। ठीक है, बैलेंस मांगता है। और बैलेंस के बाद इधर देखिए ये वर्ब है तो इधर भी क्या है? वर्ब है। नॉट ओनली के बाद वर्ब तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब। एग्जाम आपसे ये कंफ्यूज करता है, एक तरफ आपको वर्ब दे देगा, दूसरी तरफ कुछ और दे देगा। पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि देखो इसके सेंस को क्या कहें, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है क्या होती है? कैच होती है ना। तो यहाँ पर काट है। अब ये बताइए ये सेंस क्या कह रहा है? एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस। अगर हम क्रैशेस करते हैं तो क्रैश का मतलब, क्रैशेस का मतलब क्रैश होते हैं। ठीक है, यानी एरोप्लेन हमेशा क्रैश होते रहते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। प्रेजेंट की मतलब कंडीशन बताता है कि वो आदत, यानी हमेशा क्रैश होते रहते हैं, हमेशा की बात नहीं। बल्कि ये क्या कर रहा है? पास्ट को लेकर के जा रहा है कि जो एरोप्लेन था केवल क्रैश ही नहीं हुआ पास्ट में, बल्कि क्या हुई? आग भी लग गई। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जैसे ये पास्ट में है वैसे इसको भी पास्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रैश्ड। ठीक है, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैश्ड बट आल्सो कॉट फायर। हमारे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी। अब आगे चल रहे हैं, दे नॉट ओनली केम लेट बट आल्सो गो अर्ली। अब यहाँ पर देखिए ये सेंस क्या कह रहा था? ये पास्ट की तरफ जा रहा है। अब ये क्या है? दे नॉट ओनली केम लेट, वह देर से आए ही नहीं बल्कि गो अर्ली। अब यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, नॉट ओनली के बाद वर्ब, बट आल्सो के बाद वर्ब। अब यहाँ पर तो इस सेंस के अकॉर्डिंग आया, चूंकि एरोप्लेन हमेशा क्रैश नहीं होते, बल्कि यहाँ पर पास्ट की बात थी कि एरोप्लेन क्रैश ही नहीं हुआ बल्कि आग लग गई। लेकिन यहाँ पर दे नॉट ओनली केम लेट, वे आए ही नहीं, देर से आए ही नहीं, यानी देर से ही आए और उसके बाद जल्दी चले भी गए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको केम के अकॉर्डिंग करना होगा। यहाँ केम है, लेट है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? केम है, यहाँ क्या हो जाएगा? गो। ठीक है, नॉट ओनली के बाद केम आया है, इसके बाद गो। गो को क्या करना पड़ेगा? पास्ट में करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बेंट। दे नॉट ओनली केम लेट बट आल्सो बेंट अर्ली, वे देर से आए और जल्दी चले गए। क्लियर ये बात? अब अगला क्वेश्चन है,
द क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑल क्वेरी, ये क्या है, ऑल क्वेरी। जब ऑल की बात होती है, किसकी, ऑल, तो ऑल के बाद जो भी नाउन आता है वो कैसा होगा, ये नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, अब ऑल का मतलब एक तो होगा नहीं, एक होगा तो ऑल की बात होगी नहीं, एक से ज़्यादा जब होते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल का। ठीक है, यानी जितने हैं सब, और सब की बात होगी तो क्वेरी नहीं बल्कि क्वेरीज हो जाएगी। ठीक है, ऑल क्वेरीज विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट करता है वहाँ पे। हैड मुकेश वर्कड हार्ड he would have got a distinction in the exam। ठीक है, ये सेंटेंस अगर आप लोग ऑब्जर्व करिए सही से तो देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है। आप लोग इसको देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस, मुकेश had Mukesh worked hard he would have got a distinction mark। ये इफ वाले जो कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन ये है, ठीक, जो पहला टाइप होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर आता है और वर के बाद फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह का पहला, इसको कहते हैं क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्या कहते हैं, क्लॉज ऑफ कंडीशन। जब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसको कहते हैं पूरी तरह से काल्पनिक शब्द, ऐसे जो कंप्लीटली क्या होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। और दूसरा होता है क्लॉज ऑफ रिजल्ट। जब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट के साथ में क्या रखते हैं, वुड प्लस B1 रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक, एक तो ये हुआ। दूसरा जो होता है, इसको कहते हैं, दूसरे को इफ के साथ में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, ठीक है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ये कंडीशन बनेगी, यानी क्लॉज ऑफ कंडीशन जब ये होगी तो रिजल्ट वाली क्लॉज क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव का यूज़ करते हैं। किसका, वुड हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्या यूज़ किया जाएगा, जब इधर वुड हैव, खास करके इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस को यहाँ पर भी देखिए, उधर भी देखिए। अगर इधर वुड हैव दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इधर हैड के साथ में वो की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस पे आते हैं, जो हमारा सेंटेंस है, इधर क्या है, वुड हैव है। अब इसमें आपको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, विशेष खास करके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है। ठीक है, इसमें वोकैब से कोई मतलब नहीं है। खास करके आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जब वुड हैव है तो इधर क्या होना चाहिए, हैड के साथ में ये जो वर्ब दी गई है, वर्ब है, ये किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्कड करना पड़ेगा। बस आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, और कभी कभार इसको जब इसके साथ में क्या किया जाता है, हैड का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हैड आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसको कहते हैं इन्वर्जन। जब इन्वर्जन यूज़ किया जाता है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं,
ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब इन्वर्जन कर देगी तो हैड के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हुआ है, हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर B3 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, और बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही है। क्लियर हुई बात, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। द बेगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प, यानी बेगर रोज, भिखारी किसी को रोज धन्यवाद देता है। अगर रोज धन्यवाद देता है तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ कर दिया गया। अगर बहुत कुछ कर दिया गया होता तो भिखारी ना होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थैंक्स नहीं बल्कि थैंक्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की बात होती है। भिखारी ने उसे बहुत धन्यवाद दिया, ठीक है। थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प, भिखारी ने मदद के लिए बहुत धन्यवाद दिया। क्या किया, देता है नहीं बल्कि दिया। अगर थैंक्स कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। उसकी पहचान जो होती है आप लोगों को पता है, ठीक है, तातीते के सेंस में। तो यहाँ पर तातीते के सेंस नहीं बल्कि पास्ट की बात हो रही है। क्लियर है बात। द बेगर थैंक्ड हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। क्लियर। आगे बात है, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन। इस सेंटेंस में क्या गलती है आप लोग देखिए ध्यान से। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग, यहाँ तक सही है। विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, ये सेंटेंस करेक्ट है। ओवर द लॉन, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। लॉन का ऊपरी सिरा भी होता है क्या, लॉन एक एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम आंगन कह सकते हैं या द्वार कह सकते हैं, द्वार जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एरिया होता है, वहाँ पर उसके बीच में खेला जाता है। तो ओवर ना यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन द लॉन करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, इन, ठीक है। ये बात क्लियर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, इसमें क्या गलती है, बहुत माइनर मिस्टेक है, ठीक है, बहुत माइनर मिस्टेक है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंडिया है, एक की बात हो रही, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आया है ये क्या है, क्लियर है, सिंगुलर है। अब प्लेसेस की बात हो रही है, प्लेसेस है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, आप लोगों को पता है ये प्लूरल है, ठीक है। ये क्या है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिए कि जितने प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, कौन से नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है, इनके साथ में कभी भी क्या नहीं यूज़ किया जाता है, आर्टिकल। प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेस अगर आ लगा देंगे तो एक की बात हो जाएगी, क्योंकि कई सारे हैं, कई प्लेसेस की बात हो रही है, इसलिए हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ब्यूटीफुल, इसको हटा देंगे, हैज़ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, सुंदर सुंदर प्लेस हैं जो देखने के लिए अच्छे हैं। देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट अ कपल ऑफ बेड। इसको देखिए, आप लोग ये बताइए ये क्या है, देयर क्या है, इसको आप लोग देखिए, ये देयर है क्या, समझ में आ रहा है। अगर देयर की बात करी तो देयर है क्या, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो होते हैं इनको इट, देयर, ठीक है, इट और देयर, ये दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। जब इट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इट का, तो हम किसके साथ में, नेचर के साथ, मौसम संबंधित क्रियाओं के साथ में, इनके साथ में हम क्या करते हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, जब इनका यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं इट इज़ संडे टुडे, ठीक है, टाइम की बात करते हैं, इट इज़ 10 o'clock, मौसम संबंधित क्रियाएं के लिए, जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे। क्लियर है। ये सब क्या है, जब इनकी बात होती है तो इट का यूज़ करते हैं, बाकी के लिए
हम क्या यूज़ करते हैं, आप लोग लिखते हैं क्या, देयर वॉज अ किंग। ये देयर क्या है, इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या था, एक राजा था, एक राजा था। तो ये तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ये है, राजा है कि नहीं, क्लियर हुई बात। जब इसकी बात हो रही है तो ये क्या कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी चूंकि हम डायरेक्ट इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, ठीक है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि है देयर। ठीक है, ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, हेड सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, हेड सब्जेक्ट। जब हेड सब्जेक्ट की बात होती है तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया और हेड सब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा फर्नीचर हुआ। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है। इसी में फर्नीचर है, सीनरी है, मशीनरी है, पोइट्री है, ठीक है। इसी तरह इन सब के साथ में क्या होता है, ये इनके साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं कौन सी आती है, सिंगुलर। तो मेन सब्जेक्ट ये है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, वर्ब, जो कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वर ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। क्लियर हुई बात। अब बाकी सेंटेंस हमारे ख्याल से सही है। अब अगली बात, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो। ठीक है, जब एक्सचेंज की बात होती है, ठीक है, फ्रॉम कुछ और बताता है, ठीक है, फ्रॉम और फार। फ्रॉम स्थान के लिए, ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब फार का यूज़ करते हैं तो एक्सचेंज के लिए किसी चीज़ से दूसरे के बदले में जब एक्सचेंज करते हैं या कोई भी काम करते हैं जब बदले में एक दूसरे से, ठीक है, अदला बदली का खेल होता है, तो उसके लिए हम फ्रॉम ना यूज़ करके किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अगली क्लास फिर लेकर के कॉमन एरर की लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।